मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून को देंगे कई सौगात। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं मनीष खंडूरी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज आएंगे देहरादून। टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन समिति की करेंगे बैठक। संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों के साथ भी करेंगे संवाद। अयोध्या में अब 5200 वर्ग मीटर में बनेगा उत्तराखंड आवास। योगी सरकार ने बढ़ाया भूखंड का क्षेत्रफल। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से किया था अनुरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, दुष्यंत गौतम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही चुनाव अभियान को गति देंगे दुष्यंत गौतम। टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय से करेंगे रवाना। देहरादून से प्रचार वीडियो वैन को रवाना किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। संकल्प पत्र बनकर तैयार है और इसमें सभी सुझावों को जोड़ा जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा होगा। दुष्यंत गौतम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही चुनाव अभियान को गति देंगे दुष्यंत गौतम। टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय से करेंगे रवाना। वीडियो वैन्स को रवाना किया जाएगा, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। जनता के बीच पहुंचने के भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। डिजिटल माध्यम से जनता को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। विशाल लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 400 सीटें एनडीए गठबंधन को। और उसी स्तर की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी लगातार करती नजर आ रही है। लक्ष्य बड़ा है, तैयारी भी बड़ी है और परिणाम भी बड़े साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से तैयारी करने के निर्देश हैं। जमीनी स्तर पर तैयारी करके चुनावी माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ता लगातार संकल्पित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। कार्यकर्ता जमीन पर हैं। दिग्गज नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरदोई में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसान काफी परेशान हैं। ओलावृष्टि के बाद सीएम योगी ने तमाम अधिकारियों को 24 घंटे में सत्यापन कर किसानों को मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके हरदोई में न फसलों का सत्यापन हुआ और न ही किसानों को मुआवजा मिला, जिसके चलते किसानों ने लेखपालों पर गंभीर आरोप लगाए। दुनिया शुरू होने से लेकर आज तक बीते समय को याद रखने का जिम्मा कलम ने संभाल रखा है। वहीं कमल को संभालते आ रहे इतिहासकारों को कलम की जोड़ी ने हमें विरासत में दिए हैं कई किस्से और कहानियां। इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियां प्रेम से पैदा हैं।
अच्छी बुरी यादों को ताज़ा करती हैं। ऐसी ही अच्छी बुरी यादों में सनी एक प्रेम कहानी है, उत्तरकाशी के इतिहास में पढ़ी जाती है। कहानी दो भाइयों के एक ही लड़की से प्रेम हो जाने की है, जिसमें लड़के गंगा और लड़की यमुना वैली की रहने वाली थी और इस समय गंगा और यमुना वैली में रोटी बेटी का संबंध तक नहीं था। लेकिन प्रेम में पस्त गंगा वैली के नरू और विजू यमुना वैली की लड़की को भगाकर अपने घर ले आए, जिसके बाद अपमानित महसूस कर रहे यमुना वैली के लोगों ने गंगा वैली पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद ये लड़ाई कई दिन तक चली और आखिर में अपना अपना नुकसान करवाने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। आज इतिहास में दर्ज इस जगह की स्थिति खंडर हो गई है, जबकि जनपद मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। लगभग 150 साल पुरानी कहानी है जो हमने इसको समझा है जहाँ तक, और इस कहानी को लेके हमारे गंगा घाटी और यमुना घाटी में लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब इसके गीतों से या इसके संगीत से, इसका नाटकों से भली भांति जानते हैं। और ये कहानी भी जो है लगातार, ऐसा कोई मेला ठेला नहीं, ऐसा कोई शादी नहीं है कि जहाँ ये गीत नहीं बजते हैं। सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो जाएगी। ये राजा के ज़माने में राजगढ़ी में इनकी तैनाती थी उस टाइम, तो ये योद्धा थे, भड़ थे वहाँ पे, और जंगल की देख रेख का जिम्मा था इनके पास। तो वहाँ की जो एक बहुत ही किसी बाल विधवा, हमने उसको दिखाया अपने नाटक में, क्योंकि उस समय का वो विवादित एक किस्सा रहा है, तो उसका सही परिप्रेक्ष्य नहीं देख पाए लोग। तो नरू बिजू जब वहाँ पर थे तो उस जंगल की देख रेख का काम उनके पास था, तो राजा ने उनको वो काम सौंपा था। तो उस काम के चलते वहाँ पर उनका उससे अनुराग लग गया, प्रेम हो गया, तो वो उसको अपने साथ यहाँ ले आए। तो ये इस तरह की कुछ इनकी गाथा रही है। 18वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ हुई है और आप 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक का ये पीरियड रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रेम गाथा ही हम इसको कहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो भवन है ज़्यादा पुराना नहीं है, और चौकुटिया बोलते हैं हम उनको, चौकुटिया उनका भवन है, 4 मंजिला। और ये तभी जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं तभी जान पाएंगी जब हम उनके जो भवन हैं, उनकी गाथाएँ हैं, उनका संरक्षण कर सकें। मैं आज जिस जगह को आपको दिखा रहा हूँ, एक उत्तरकाशी जनपद के एक ऐसी कहानी है, प्रेम कहानी है कि जिसको जो है आज भी जो है लगभग 250 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं। मैं बात करूं नरू और बिजुला, 2 भाई यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी तिलोत में। और इन दोनों भाई मेले में गए थे रवाई में, वहाँ से जो इन दोनों भाइयों की एक लड़की पसंद आ गई थी, उसको यहाँ पे लाए। उसके बाद गंगा और यमुना वैली जो दूसरा साइड हमारा पड़ता है, उसको यहाँ के बीच में जो है एक युद्ध टाइप का माहौल हो गया था। और जो दोनों भाई है, इन भाइयों ने जो है उन लोगों को हरा के जो है जो लड़की उनको पसंद आई थी उनको यहाँ पे लाए थे, और यहाँ पे जो है पारिवारिक जिंदगी उन्होंने जो है बसा ली है। अब देखते हैं, लेकिन जो रख रखाव के अभाव में आज ये जो भवन जो है जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, जिला मुख्यालय से बहुत नजदीक है। दिखाते हैं आपको कि ये भवन की क्या स्थिति है। दीपक नोटेल। रुख करते हैं देहरादून से आ रही खबर का, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा होगा। आपको बता दें, दुष्यंत गौतम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही चुनाव अभियान को गति देंगे दुष्यंत गौतम। टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय से वो वीडियो वैन को रवाना करेंगे, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वर्ग में होगा। तो देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और बचे हुए प्रत्याशियों के भी जल्द ही नामों की घोषणा की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा प्रस्तावित है। दुष्यंत गौतम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों से संवाद करेंगे। चुनाव अभियान की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे दुष्यंत गौतम। चुनाव अभियान को गति देंगे दुष्यंत गौतम। टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय से वीडियो वैन को रवाना करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार लगातार जारी है। डिजिटल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के प्रयास किए हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी स्तर की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने के और उसके साथ ही घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के निर्देश हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अभियान भी लगातार जारी हैं। गांव चलो अभियान के माध्यम से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गांव में बसे बहुत बड़े वर्ग को एक बार फिर मतदाता के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्रयासरत है। और इसके साथ ही कार्यकर्ता भी लगातार गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता गांव में पहुंचकर वहां विश्राम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही चौपालों के माध्यम से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनाव अभियान को गति लगातार दी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दौरा होने वाला है, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। जी विनय। जी शाह, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है उत्तराखंड आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार उत्तराखंड में तैयारियां की जा रही हैं, तमाम जो अभियान है भाजपा के वो चलाए जा रहे हैं। लाभार्थी अभियान की भी अगर बात करें तो वो भी जो है इस दौरान उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है इस दौरान भाजपा की दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ जो और भी कार्यक्रम जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में अभी हाल ही में नारी शक्ति महोत्सव भी हुआ है। बड़ी संख्या में जिस तरीके से महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि चुनाव को लेकर के किस तरीके से भाजपा की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। और जो 2 दिवसीय दौरा इस दौरान यहाँ पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का रहने वाला है, इसमें जो टेरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो उसको लेकर के चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो भी इस दौरान की जाएगी। साथ ही साथ संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों के साथ जो है यहाँ पर संवाद भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि आज जो है टेरी लोकसभा चुनाव कार्यालय देहरादून से प्रचार वीडियो वैन जो है उसको भी हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है इस दौरान यहाँ पर किया जाएगा। जी विनय, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है और इस बार संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी उसमें सुझाव का काफ़ी महत्व है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो घर घर तक जाएं और प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव मांगे। उन सभी सुझावों को इस संकल्प पत्र में संकल्पित किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से संकल्प पत्र की अगर इस यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से जो अभियान भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं कि हर घर जा करके जो है यहाँ पर इस दौरान जनता से सुझाव भी लिए जाए कि किस तरीके से जो है संकल्प पत्र में जो है उनको रखना है, क्या कुछ जो है बातें हैं, क्या कुछ विशेष जो मुद्दे हैं उनको लेकर के संकल्प पत्र की अगर बात करें तो जो है तैयारी भाजपा की जा रही है। और जो यहाँ पर सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे भी लगातार भाजपा का इस दौरान चल रहा है और जल्द ही जो संकल्प पत्र है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। जी धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और आशा फैसिलिटेटर 11 मार्च को सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकालने जा रही हैं, जिसमें 8000 से अधिक आशा कार्यकर्त्रियां और आशा फैसिलिटेटर शामिल होंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों का कहना है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य व जन सेवाएं उपलब्ध कराई, लेकिन उनको न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उनका इंसेंटिव भी कम किया गया है, जो कि उनके आने जाने में खर्च होता है। शेष धनराशि बिल्कुल नहीं बच पाती। उनकी मांगे हैं कि उनको 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिससे वो आर्थिक तंगी का शिकार भी ना हो और समाज के लिए अपना योगदान निरंतर सेवा भाव के तौर पर दे सके। इंसेंटिव ना के बराबर है, कभी 800, किसी बहन का 1000 रुपया, मतलब प्रति माह अगर हमारा होगा इंसेंटिव तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं थे। 1000, 1200, 1500 इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी बहन का। तो इसी पे ही अब सुबह से निकलते हैं हम, कोई भी बहन सुबह से 8 बजे हॉस्पिटल जाएगी, 3-4 बजे आएगी, 3-4 बजे तक मतलब
जो इंसेंटिव मिलता है उसमें हमारा किराया भी नहीं निकलता कि बहन का किराया नहीं तो घर का भरण पोषण तो कैसे ही कर पाएगी वो। तो हमारी यही है कि हमारा जो इंसेंटिव है उसको 5 गुना किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपये फिक्स किया जाए। भारत सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं किसी भी विभाग की, तो हम ही लोगों द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसको फील्ड में उतारा जाता है। फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हम लोगों का ना तो कोई मानदेय है, ना कोई यात्रा भत्ता हमें दिया जाता है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ हम ही महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। विभाग ने भी हमारा तमाशा बना रखा है। डीजी ऑफिस में चले जाएं कहते हैं सीएमओ ऑफिस जाइए, सीएमओ ऑफिस चले जाएं कहते हैं डीजी ऑफिस जाइए, डीजी ऑफिस कहते हैं तो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम महिलाओं के बारे में कुछ सोचा जाए। ना तो हमारा वर्तमान सुखी है, ना हमारा भविष्य सुरक्षित है। बड़कोट के नौगांव टैक्सी स्टैंड पर एक पेड़ अचानक से टैक्सी पर गिर गया। अचानक पेड़ गिरने से भगदड़ मच गई। वहीं टैक्सी के भीतर बैठे लोग भी बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम ने कटर मंगवाकर पेड़ को हटवा दिया। टैक्सी मालिक महावीर सिंह ने बताया कि बिना तूफान के टैक्सी स्टैंड पर खड़ा पेड़ अचानक गिर गया। वहीं जिला व्यापार मंडल महामंत्री सुरेंद्र रावत ने बताया कि जर्जर पेड़ की सूचना वन विभाग को 1 महीने पहले दे दी गई थी। उसके बावजूद भी वन विभाग ने पेड़ नहीं हटाया। गिरा है यहाँ पे और बाबा भोगनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई कि यहाँ से पब्लिक थोड़ा इधर उधर थी। यदि आधे घंटे पहले की बात हुई तो पता नहीं कितनी हानि हो जाती, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। क्योंकि शिवरात्रि मेले की भीड़ थी, सारे बनाल ठकरा के लोग इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। और अब ये जब नीचे गिरा तो टैक्सी के ड्राइवर सारे गाड़ियों में बैठे हुए थे और उसके अंदर ही लोग जो है बच गए, मतलब गाड़ियों के अंदर बैठे थे। बाहर होते तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। और यूनियन ने शायद इससे पहले एक महापूर्व जो है यहाँ से लिखित वन विभाग को दे रखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़कर सबको अचंभित कर दिया। बता दें कि मनीष खंडूरी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है कि ऐसे समय में जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूरी को उम्मीदवार की नज़र से देख रहे थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ही अचानक पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते खुल गए हैं। पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे। उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। बहरहाल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज ये समाचार मिला कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। दूसरे दलों में जाने की बात नहीं की है, तो वो आइडियोलॉजी का ध्यान रखेंगे और आइडियोलॉजी का अगर वाकई उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है तो कांग्रेस के लिए उनके रास्ते बंद नहीं है, कांग्रेस के लिए उनके रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हल्द्वानी को कई सौगात दी। सीएम धामी ने काठ गोदाम में बसों के लिए हिल डिपो का शिलान्यास किया और कई बड़ी पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। रुख करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच देहरादून पहुंचे हैं बागी विधायक। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं उत्तराखंड। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से 9 से 10 लोगों का दल ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ है। सूत्रों के अनुसार उनके साथ भाजपा के एक बड़े नेता भी मौजूद हैं। सभी विधायक ऋषिकेश के ही होटल में रुके हैं। तो कुछ बड़ा उत्तराखंड में होने वाला है, कोई बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में होने वाला है। कांग्रेसी विधायक चार्टर्ड प्लेन से ऋषिकेश पहुंचे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हो रही है कि उनके साथ कोई बड़े नेता भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच देहरादून पहुंचे हैं बागी विधायक। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं उत्तराखंड।
सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सियासी उठापटक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से 9 से 10 लोगों का दल ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ आकाश गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, हिमाचल का जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है और इसी क्रम में जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो बागी विधायक हैं वो ऋषिकेश पहुंचे हैं, क्या हो सकता है, क्या बड़ा होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि हिमाचल में जो सियासी घटनाक्रम पिछले 10-15 दिनों से हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के बाद से ही एक उठापटक देखने को मिली थी और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ऐसे में जो बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं राज्यसभा के वोटिंग के दौरान की थी, उसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो ऋषिकेश पहुंचे हैं। ऋषिकेश में एक निजी रिजॉर्ट में ये रहे हैं और माना जा रहा है कि इनके साथ 2 बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं हिमाचल की जो गर्म है और ऐसे में जो उठापटक पिछले कई दिनों चल रही है, क्योंकि बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की है कि उनको क्रॉस वोटिंग इसे निष्कासन किया गया है, उनका तो समाप्त की गई है, तो उसको लेकर के उसमें भी सुनवाई होनी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल में जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसका केंद्र बिंदु से अब और इसमें भी केंद्रित हो चुका है, क्योंकि सभी बागी विधायक के साथ साथ तीनों विधायक जो है। जी धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।